नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल commerce.ray। आज मैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए व्यावसायिक सांख्यिकी यानी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यानी COM 105 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। पहले वीडियो में हमने 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे और आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट पेपर है, ध्यान रखेंगे ये फर्स्ट पेपर का पार्ट 2 है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको समय समय पर कॉमर्स के अन्य मेजर पेपर भी उपलब्ध होते रहें, जिससे कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समय से मिल जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा इज कॉल्ड। देखिए, द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा इज कॉल्ड। प्राथमिक अंकों को या समंकों को संग्रहण करने की विधियां हैं। हिंदी में देखिए, प्राथमिक डेटा एकत्र करने की विधि कहलाती है। कौन कौन सी विधि दी है? क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल मेथड, हिंदी में कहेंगे प्रश्नावली और अनुसूची विधि। दूसरा लिखा है ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू मेथड, यानी अवलोकन और साक्षात्कार विधि। तीसरा लिखा है नन ऑफ द अबव, कोई नहीं। और चौथा लिखा है ए एंड बी, यानी दोनों, ए और बी दोनों। तो देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्राथमिक समंकों को अगर संग्रहण करने की विधियों की बात हो तो उसमें प्रश्नावली यानी क्वेश्चनेयर भी आता है, शेड्यूल भी आता है, ऑब्जर्वेशन करते भी हैं और इंटरव्यू भी लेते हैं। यानी कि आंसर आपका सही होगा डी। क्या होगा? डी। प्रश्नावली भी है, अनुसूची भी है, अवलोकन विधि भी है, साक्षात्कार विधि। ये चारों मेथड प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज, शोध की विधियां हैं। सेंसस मेथड है, सैंपलिंग मेथड है, दोनों है। तो आपको बता दें, और डी आंसर दिया, नन ऑफ दीज। शोध, इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान की ये दोनों ही विधियां हैं। ठीक है, अनुसंधान की ये दोनों ही विधियां, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द वेरिएबल हुज कैलकुलेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द वेट, हाइट एंड लेंथ इज नोन एज। कहता है कि वे चर जिनकी गणना ऊंचाई और लंबाई के, वजन, ऊंचाई और लंबाई के अनुसार की जाती है। ठीक है, वे चर जिनकी गणना जो है वजन, ऊंचाई और लंबाई के अनुसार की जाती है, उन्हें कहते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स, यानी कि सतत चर। ठीक है, या निरंतर चर कह सकते हैं, सतत चर कह सकते हैं। ठीक है, वे चर जिनकी गणना ऊंचाई और लंबाई और वजन के अनुसार की जाती है, निरंतर चर या सतत चर कहला सकते हैं। इंग्लिश में देखेंगे, द वेरिएबल्स whose calculation is done according to the weight, height and length is known as continuous variables. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्राइमरी डेटा इज गैदर्ड थ्रू। प्राथमिक समंकों को एकत्रित किया जा सकता है। देखिए, सर्वे मेथड भी होता है जिसमें आप इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, क्वेश्चनेयर का भी यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंट मेथड भी होता है, प्रयोग मेथड भी होता है। दोनों ही तरीके हैं प्राथमिक समंकों को संकलित करने के लिए। देखिए, कलेक्शन ऑफ डेटा से बहुत से क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, आंकड़ों के संग्रहण की विधियों से प्राथमिक समंक यानी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा दोनों से क्वेश्चन आएंगे। तो ये पूछा है कि प्राइमरी डेटा इज गैदर्ड थ्रू, तो बोथ होगा ऑप्शन ए एंड बी, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि सर्वेक्षण और प्रयोग दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट कम्स राइट बिफोर द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इन द रिसर्च। कहता है कि शोध में परिकल्पना के निर्माण के ठीक पहले क्या किया जाता है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने के पहले
सबसे पहले क्या किया था, कलेक्शन ऑफ डेटा यानी आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन द डाटा इज सोर्स्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन। जब डेटा को मूल स्थान से प्राप्त किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। देखिए पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब रिसर्चर डेटा का कलेक्शन समस्या जहां पर है या जो उसका शोध का क्षेत्र है वहां से कलेक्ट करता है या कलेक्ट करवाता है तो वो प्राइमरी डेटा है। लेकिन अगर वही डेटा किसी भी जर्नल में, बुक में पब्लिश हो गया और उसके बाद आप उसमें से कॉपी करते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा है। तो ये तो कह रहा है कि व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन द डेटा इज सोर्स्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन। मूल स्थान से अगर लिया जाए तो ये प्राइमरी डेटा है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश इज वन विच इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फॉर द पर्पज ऑफ ए स्पेसिफिक इंक्वायरी और स्टडी। कहता है कि वह जो किसी विशिष्ट पूछताछ या अध्ययन के उद्देश्य अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्र किया जाता है। देखिए फिर से वही बात आ गई, डैश इज वन विच इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ या रिसर्चर हिमसेल्फ फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी और स्टडी। देखिए इन्वेस्टिगेटर जब जो है या रिसर्चर खुद एकत्र करेगा तो वो प्राइमरी डाटा है। मैंने अभी बताया मूल स्थान से करेगा जाके या किसी को भेज के करवाएगा तो वो प्राइमरी डेटा है, प्राथमिक समंक है। जब भी रिसर्चर स्वयं किसी डेटा को कलेक्ट करता है वो प्राइमरी डेटा होगा। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन स्टैटिस्टिक्स डैश क्लासिफिकेशन ग्रुप्स द डेटा अकॉर्डिंग टू द लोकेशनल डिफरेंसेस अमॉन्ग द आइटम्स। आंकड़ों में डैश वर्गीकरण वस्तुओं के बीच स्थानिक अंतर के अनुसार डेटा को समूहित करता है। देखिए क्लासिफिकेशन ग्रुप्स द डेटा अकॉर्डिंग टू द लोकेशनल डिफरेंसेस। जब लोकेशनल डिफरेंसेस की बात आ जाएगी तो आप समझ लीजिएगा कि डाटा को ज्योग्राफिकल, स्थानिक अंतर मतलब ज्योग्राफिकल आधार पर बांटा जा रहा है। उसका क्लासिफिकेशन जो किया जा रहा है भौगोलिक आधार पर किया जा रहा है, यानी कि आंसर सी हो जाएगा इसका बी, ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। सैंपल किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन को, इन्वेस्टिगेटर को, डेटा को, नन ऑफ दीज। हिंदी में भी क्वेश्चन देख लीजिए, नमूना जो लेते हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो बता देंगे कि सैंपल हमेशा जो है पॉपुलेशन, आंसर ए, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन को यानी समग्र को। आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश सैंपल इज ऑब्टेन्ड बाय सेलेक्टिंग कन्वीनियंट पॉपुलेशन यूनिट। कहता है ए डैश नमूना सुविधाजनक समग्र इकाइयों का चयन करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कहता है कि कन्वीनियंट सैंपल ऐसा होता है यानी सुविधाजनक नमूना ऐसा होता है जो सुविधाजनक जन पॉपुलेशन यूनिट में से लिया जाता है। ठीक है, जो आप अपनी सुविधा अनुसार लेते हैं। तो ए डैश सैंपल इज ऑब्टेन्ड बाय सेलेक्टिंग कन्वीनियंट पॉपुलेशन यूनिट। जब कन्वीनियंट की बात आ जाए तो समझ लीजिएगा कि कन्वीनियंस सैंपल ही होगा, यानी कि सुविधाजनक की बात आ जाए तो सुविधा वाला ही सैंपल होगा। आंसर होगा डी, ओके, कन्वीनियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मेजर ऑफ डिस्पर्सन कैन नेवर बी। देखिए अपकिरण की विषमता का गुणांक अपकिरण की माप कभी भी नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है, पॉजिटिव यानी धनात्मक, जीरो यानी शून्य, निगेटिव यानी नकारात्मक, इक्वल टू 2 यानी 2 के बराबर। तो देखिए आपको बता दें, हिंदी में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन कि अपकिरण की माप नहीं हो सकती है सकारात्मक, शून्य, नकारात्मक या 2 के बराबर। तो आपको बता दें अपकिरण की माप कभी भी निगेटिव यानी नकारात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। निम्न में से कौन सा अपकिरण का पूर्ण माप है।
ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ द वेरिएशन ऑफ ए वेरिएबल एक्स आर -4, -20, -30, -44 and -36, then the value of the range will be। यदि एक चर x के अवलोकन -4, -20, -30, -44 और -46 है, तो विस्तार का मान क्या होगा। देखिए आपको दिया है कि एक सीरीज है x की, उसमें -4, -20, -30, -44 और -36 ये वैल्यू दिए गए हैं। आपसे पूछता है रेंज, तो रेंज का फार्मूला आपको मालूम है कि अधिकतम मूल्य में से न्यूनतम मूल्य को घटा देंगे। देखिए इसमें अधिकतम मूल्य क्या होगा, चूंकि सारे डिजिट माइनस में है, तो जो सबसे छोटा डिजिट होगा वो मैक्सिमम वैल्यू वाला होता है, यानी -4, और उसमें से आप क्या घटाएंगे, सबसे छोटा वैल्यू। तो जिसकी देखिए सबसे छोटा मूल्य वाला होगा -44, ठीक है, तो -4 में से -44 को घटाएंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 40, यानी कि आंसर बी। आप इसको रफ पे कैलकुलेट कर लीजिए। कई लोग कहेंगे कि -4 में से -44 घटाएंगे तो कैसे होगा, तो -4 फिर माइनस का साइन लगेगा, फिर -44 लगेगा, और माइनस जब ब्रैकेट 44 का टूटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +44 रहेगा और -4 रहेगा, तो आंसर आपका 40 आएगा, यानी आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इफ मैक्सिमम वैल्यू इन ए सीरीज इज 25 एंड रेंज इज 15, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सीरीज इज। देखिए कहता है कि किसी श्रृंखला में अधिकतम अंक जो है क्या है, 25 है, और विस्तार क्या है, 15 है, तो मैक्सिमम वैल्यू, देखिए इसमें फार्मूला रखिएगा आप वही रेंज वाला कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है, विस्तार बराबर, तो विस्तार का मान 15 रख दीजिएगा, मैक्सिमम वैल्यू 25 रख दीजिएगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या पूछा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सीरीज इज, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया है। देखिए ये मिनिमम वैल्यू ऑफ सीरीज पूछेगा कि मिनिमम वैल्यू सीरीज की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा है, ये मिनिमम वैल्यू पूछा है, न्यूनतम मान क्या होगा। तो आपको फार्मूला वही रखना है, मैंने बताया अभी कि क्या बताया कि विस्तार का मान होता है अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। अधिकतम मूल्य भी दिया है 25, न्यूनतम मूल्य निकालना है, और विस्तार का भी मान दिया है 15, तो आप निकालेंगे, आंसर आएगा 10। फिर से मैं यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में न्यूनतम मान पूछा गया है, अधिकतम मान नहीं पूछा गया है, मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीन डेविएशन कंप्यूटेड फ्रॉम ए सेट ऑफ डेटा इज ऑलवेज। कहता है कि डेटा के एक सेट से गणना किया गया माध्य विचलन हमेशा होता है। मीन डेविएशन कंप्यूटेड फ्रॉम ए सेट ऑफ डेटा इज ऑलवेज, तो कहता है किसी सीरीज में जो मीन डेविएशन होता है वो हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन यानी प्रमाप विचलन से कम होता है। आंसर लिखेंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइपोथेटिकल यूनिट क्या है, इसमें काल्पनिक इकाई कौन सी है, हावर, इसमें भी आवर, सॉरी, इसमें भी हम लोग घंटा यानी इसमें मीजर करते हैं, किलोग्राम में भी मीजर करते हैं, लेबर में लेबर पर आवर भी चलता है, हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति, ये जो है आपकी काल्पनिक इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन of squares of the deviation of observation from their mean is called। फिर से क्वेश्चन सुन लेंगे, the positive square root of mean of the square of deviation of observation from their mean is called। देखिए हिंदी में कह लेंगे कि माध्य से प्रेक्षण के वर्गों के माध्य का धनात्मक वर्गमूल क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा इजी पड़ेगा, हिंदी में भी थोड़ी सी, चूंकि स्टैटिस्टिक्स में वर्ड थोड़े डिफिकल्ट पड़ जाते हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे इनको और आसान किया जाए। फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि कहता है द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन
ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज कॉल्ड। माध्य से प्रेक्षण के वर्गों के माध्य का धनात्मक वर्गमूल क्या कहलाता है? ठीक है, तो आंसर होगा सी, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कैटर्ड यानी बिखराव या फैलाव इन ए सीरीज ऑफ वैल्यूज अबाउट द एवरेज इज कॉल्ड। ठीक है, कहता है औसत यानी कि जो एवरेज वैल्यूज है उससे बाकी मूल्यों की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? उसको डिस्पर्सन कहलाते हैं। एक सीरीज में, एक श्रेणी में बिखराव यानी फैलाव, पद मूल्यों के बिखराव को सेंटर पॉइंट से जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? डिस्पर्सन यानी कि अपकिरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू अरिथमेटिक मीन एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज इज कॉल्ड। कहता है कि द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू अरिथमेटिक मीन। देखिए अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों को जो के बीच का जो रेशियो होता है, अगर उसको परसेंटेज में यानी प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? फिर से हिंदी में भी क्वेश्चन देख लीजिए। प्रतिशत के रूप में व्यक्त मानक विचलन और अंक गणितीय माध्य के अनुपात को क्या कहा जाता है? यानी इन दोनों के बीच की प्रमाप विचलन और अरिथमेटिक मीन के रेशियो को क्या कहा जाता है? द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू अरिथमेटिक मीन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज इज कॉल्ड। आंसर होगा विचरण गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको भिन्नता का गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टू कंपेयर द वेरिएशन ऑफ टू और मोर देन टू सीरीज वी यूज। कहता है कि दो या दो से अधिक श्रेणियों को या श्रृंखलाओं की तुलना करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो देखिए टू कंपेयर टू और मोर देन टू सीरीज वी यूज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वही मैं बताया ना, भिन्नता का गुणांक या विचरण का गुणांक याद रखिएगा। आंसर होगा इसका सी। द मोमेंट अबाउट मीन आर कॉल्ड। माध्य के प्रति आघूर्ण को क्या कहते हैं? तो कहते हैं सेंट्रल मोमेंट। क्या कहते हैं? कि सेंट्रल मोमेंट। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। इफ मीन इज इक्वल टू 25, मीडियन इज इक्वल टू 30, माध्य 25 है और माध्यिका 30 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है, यानी कि प्रमाप विचलन 15 है, तो द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। देखिए इसमें जो माध्य है, हिंदी में भी देखेंगे, यदि माध्य 25, माध्यिका 30 और मानक विचलन 15 है तो वितरण होगा साइमेट्रिकल, सममित होगा, पॉजिटिव स्केल, सकारात्मक रूप से क्या कहते हैं धनात्मक विषमता वाला होगा, नकारात्मक विषमता वाला होगा या नॉर्मल होगा। तो आप इसमें देखिए कि जो मीन है वो मीडियन से क्या है? छोटा है। मीडियन 30 और मीन 25 है। तो मैंने बताया भी था कि अगर माध्य माध्यिका से बड़ा हो, माध्यिका मोड से यानी बहुलक से बड़ी हो तो सकारात्मक, और अगर माध्य माध्यिका से छोटा हो तो नकारात्मक, यानी आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इन ए साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 20, मीडियन इज इक्वल टू 15, Q3 इज इक्वल टू। एक सममित वितरण में Q3 माइनस Q1 20 है, माध्यिका 15 है, तो Q3 के किसके बराबर होगा? देखिए Q3 अगर आपको निकालना है इस सवाल में, आप एक फार्मूला यूज करें। क्या फार्मूला है? Q3 और Q1 का यम से, यम यानी मीडियन से संबंध बनाइए। कैसे, किस फार्मूले में है? तो मैं आपको बताता हूं कि Q3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस Q1 होता है। देखिए ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। Q3 माइनस मीडियन यम, Q3 माइनस M इज इक्वल टू M माइनस Q1। एक सममित वितरण में यही फार्मूला होता है। जब इस फार्मूले को आप रखेंगे तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और आंसर होगा 25। आप रख के देख लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? कलेक्शन ऑफ डेटा इज एडिटेड
एकत्रित डेटा को संपादित किया जाता है। क्यों संपादित किया जाता है? फॉर रेगुलेटरी विनियामक के लिए, फॉर कंप्लीटनेस पूर्णता के लिए, एक्यूरेसी के लिए, ऑल सभी के लिए। तो आंसर होगा, देखिए डेटा को संपादित यानी एडिट सभी कामों के लिए किया जाता है, पूर्ण रूप से बनाने के लिए भी किया जाता है, एक्यूरेसी के लिए भी किया जाता है और कंट्रोल करने के लिए भी डेटा को। तो यानी आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, कलेक्टेड डेटा इज एडिटेड यानी एकत्रित डेटा को संपादित किया जाता है इन सभी कामों के लिए। ठीक है, रेगुलेटरी, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, ऑल। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ परसेंटेज एरर इज 2, ठीक है, एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज 500, देन एक्चुअल वैल्यू विल बी। ठीक है, देखिए परसेंटेज एरर जिसको रिलेटिव वैल्यू बोलते हैं 2 -2 है। ठीक है, और एस्टिमेटेड वैल्यू जो है 500 है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? हिंदी में देखेंगे क्वेश्चन कि यदि प्रतिशत त्रुटि जो है -2 है और अनुमानित मूल्य जो है 500 है, तो वास्तविक मूल्य क्या होगा? इसका भी एक फार्मूला नोट कर लीजिए। कहता है कि रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, यानी कि प्रतिशत त्रुटि बराबर एक्चुअल एरर अपॉन एस्टिमेटेड वैल्यू, यानी कि वास्तविक त्रुटि अपॉन अनुमानित मूल्य होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये फार्मूला जब आप लिखेंगे, ठीक है, जब ये फार्मूला आप नोट करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगी कि एक्चुअल एरर क्या होगा, फिर उसके हिसाब से आप जो है वास्तविक मूल्य निकाल लेंगे। क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है, आपको इस फार्मूले से एक्चुअल एरर मिलेगी। जैसे आपको मैं फिर फार्मूला रिपीट कर देता हूं, रिलेटिव एरर जो परसेंटेज में होगी, लिखा है ना -2, तो प्रतिशत त्रुटि है, परसेंटेज एरर -2/100 इक्वल टू एक्चुअल एरर, वो आपको मालूम नहीं है, अपॉन एस्टिमेटेड वैल्यू बराबर 500। जब आप इस फार्मूले को रखेंगे तो आपको एक एक्चुअल एरर मालूम चलेगा। जो एक्चुअल एरर आएगा उसको अनुमानित मूल्य में से जो है, अगर माइनस में आएगा तो क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिपेंडेंट ऑफ। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, मानक विचलन जो होता है, वो किससे स्वतंत्र होता है? तो चेंज ऑफ ओरिजिन। उसका ओरिजिन चेंज हो जाएगा तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, मानक विचलन पे चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंसर होगा ए। मानक विचलन का मतलब प्रमाप विचलन। ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मानक विचलन अलग है और प्रमाप विचलन अलग है। मानक विचलन को ही प्रमाप विचलन कहते हैं। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एब्सोल्यूट एरर is +20 and relative error is +0.02, then actual value will be। यदि वास्तविक त्रुटि +20 और सापेक्ष त्रुटि +0.02 है, ठीक है, तो वास्तविक मान होगा। फिर मैं आपको बताता हूं, आप वही फार्मूला यूज करें, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एक्चुअल एरर अपॉन एस्टिमेटेड वैल्यू, यानी कि आप जो है सापेक्ष त्रुटि जो है, सापेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक त्रुटि अपॉन यानी बटा अनुमानित मूल्य का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको जो है अनुमानित जो भी मूल्य है वो प्राप्त हो जाएगा।
फिर सुन लीजिए, इफ एक्चुअल एरर इज +20, एक्चुअल एरर +20 दिया है, एंड रिलेटिव एरर इज 0.02, ठीक है। कहता है कि देन एक्चुअल वैल्यू विल बी, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आप इस फार्मूले को यूज कीजिए और फिर निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा, आप कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम इफ दीज डेविएशन आर टेकन द, कहता है कि यदि इन विचलनों को निम्न में से लिया जाए तो निरपेक्ष विचलनों, निरपेक्ष विचलन की बात होगी, एब्सोल्यूट डेविएशन, तो अगर एब्सोल्यूट डेविएशन को माध्यिका से लिया जाए तो उसका मान 0 होगा, ये सॉरी न्यूनतम होगा, ये ध्यान रखिएगा, 0 नहीं न्यूनतम होगा। अगर निरपेक्ष विचलन माध्यिका से लिया जाए तो इसका मान न्यूनतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रेंज ऑफ द वैल्यूज यानी स्कोर्स 29, 3, 143, 2799 इज, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि रेंज का फार्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी मैक्सिमम वैल्यू में से आप मिनिमम वैल्यू को घटा लीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। 140 आएगा इसका आंसर। देखिए मिनिमम वैल्यू 3 है और मैक्सिमम वैल्यू 143 है, माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजरमेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ स्कैटर्ड ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यू अराउंड द सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड, केंद्रीय बिंदु के चारों ओर व्यक्तिगत मूल्यों के बिखराव को क्या कहा जाता है। देखिए सेंट्रल टेंडेंसी के चारों ओर जो वैल्यूज फैले होते हैं उनको, उनकी माप अगर आप करेंगे कि कितने दूर दूर वो फैले, मेजर ऑफ डिस्पर्सन यानी कि अपकिरण की माप या फैलाव की माप कहते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, मेजर ऑफ डिस्पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फॉर ए पॉजिटिव स्केप डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज, देखिए धनात्मक या सकारात्मक रूप से विषम वितरण के लिए माध्य हमेशा होता है, माध्य हमेशा मीडियन और मोड से बड़ा होगा। इसमें धनात्मक विषमता वाले सीरीज में, श्रेणी में माध्य हमेशा मोड से बड़ा होगा, ग्रेटर देन द मोड। मीडियन और मोड दोनों से बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउले का विषम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, बाउले का विषमता गुणांक किससे और किसके बीच में होता है। बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्केवनेस लाइज बिटवीन -1 एंड +1 के बीच में होगा, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मेजर ऑफ डिस्पर्सन विच यूजेस ओनली 2 ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, कहता है कि ऐसे अपकिरण की ऐसी कौन सी माप है जिसमें केवल 2 ही वैल्यूज का उपयोग होता है। तो देखिए रेंज में, रेंज निकालते हैं तो केवल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यानी 2 ही वैल्यू का यूज होता है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल इज कॉल्ड, उच्च और निचले चतुर्थक के बीच के आधे अंतर को क्या कहा जाता है। देखिए पूरे अंतर को कहा जाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज और आधा अंतर होगा तो क्वार्टाइल डेविएशन। मैं बता चुका हूं पहले, Q3 माइनस Q1 अगर पूछता है यानी पूरे अंतर को पूछता है तो इंटर क्वार्टाइल रेंज, अदरवाइज अगर आधे अंतर को पूछता है तो क्वार्टाइल डेविएशन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन डेविएशन ऑफ द स्कोर 12, 15 एंड 18 इज, माध्य विचलन पूछ रहा है 12, 15 और 18 का, इसे आप निकाल लेंगे, इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरिएशन इज 0 ओनली इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर, विचरण तभी शून्य होगा जब सभी अवलोकन क्या हों, सभी वैल्यूज सेम हों। कहता है वेरिएंस 0 तभी होता है जब सारे के सारे वैल्यूज क्या हों, सेम हों, यानी एक हों, एक जैसे हों। जैसे देखिए अभी इसमें दे दिया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ -5, -5, -5, -5 एंड -5 इज, सबका कह रहा है कि सब -5 हैं, ठीक है। तो
आप बताइए कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। जिसमें जो है सारी वैल्यू सेम हो, वहां पे जो है प्रमाप विचलन और उसका वेरिएंस 0 होगा। देखिए इसमें -5, ये भी -5 होगा, जो 5 लास्ट वाला है वो छूट गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ द डिस्पर्सन इज स्मॉल द स्टैंडर्ड डेविएशन इज, यदि फैलाव छोटा हो तो मानक विचलन है, होगा। यदि डिस्पर्सन इज स्मॉल, यदि अपकिरण कम हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम होगा, यानी प्रमाप विचलन भी कम होगा, मानक विचलन भी कम होगा। आंसर होगा 77 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन कैन बी कंप्यूटेड इन केस ऑफ ओपन एंड क्लास। ओपन एंड वर्ग में यानी वर्ग अंतराल में, खुली हुई और बंद वर्ग अंतराल में अपकिरण की कौन सी माप की गणना की जा सकती है? तो देखिए उसमें जो आप पढ़े लेस देन और मोर देन पढ़े ना, क्युमुलेटिव सीरीज, जो एक तरफ ओपन रहती है और एक तरफ एंड होता है उसका, उसमें जो है क्वार्टाइल डेविएशन की माप आसानी से की जा सकती है। यही एक अपकिरण की माप ऐसी है जिसका आसानी से इसमें गणना की जा सकती है। डिवाइडिंग द मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एक्सप्रेसिंग इट एज ए परसेंटेज, फिर से वही आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विचरण का गुणांक हमेशा पूछेगा और ये लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कह रहा है कि बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन को अगर स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दें और परसेंटेज में लिखें तो इसको क्या कहेंगे? मानक विचलन द्वारा अगर माध्य को विभाजित किया जाए और प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो इसको कहेंगे भिन्नता का गुणांक या विचरण का गुणांक। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम, प्रमाप विचलन या मानक विचलन की गणना हमेशा की जाती है तो मीन से की जाती है, माध्य से की जाती है। आंसर होगा ए। लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, द वेरिएंस ऑफ 19, 21, 23, 25 एंड 27 इज 8 एंड द वेरिएंस ऑफ 14, 16, 18, 20 एंड 22 इज। कहता है कि 19, 21, 23, 25 और 27 का प्रसरण 8 है तो 14, 16, 18, 20 और 22 का प्रसरण होगा। देखिए अगर जो वेरिएंस पूछा है, प्रसरण पूछा है, वो कभी भी अपने ओरिजिन यानी मूल में परिवर्तन होने से कभी भी प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर, पहले का आंसर अगर 8 है तो दूसरे का भी आंसर यानी 14, 16, 18, 20, 22 में चेंज, ओरिजिन चेंज नहीं हो रहा है सिर्फ, तो ओरिजिन चेंज होने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंसर होगा इसका बी 8। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।